हाय फ्रेंड्स, आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो मैं हूं गिरीश शर्मा, आपके फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स पॉइंट से। तो हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दी थी, थोड़ा मैं उनके बारे में बता दूं जल्दी से। मैंने आपको पहले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो आपको आवेश के बारे में पढ़ाया था कि आवेश या चार्ज क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको मूल कणों पर आवेश भी पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मूल आवेश, और जो मेरी उस दिन की लास्ट हेडिंग थी वो थी पदार्थ के विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, और आज जो मुझको आपको पढ़ाना है वो है आवेश के गुण। तो मैं आज आपको आवेश के गुण पढ़ाऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं आवेश के गुण से। आवेश के गुण, तो आवेश के गुण में जो मैं आपको पहली इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं वो क्या है? आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। तो जो सेम आवेश होते हैं, सेम प्रकृति के होते हैं, जैसे प्लस प्लस अगर मैं नजदीक रख दूं तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और मैं अलग अलग प्रकृति के रखूं, कहने का मतलब है प्लस माइनस को एक साथ रखूं कहीं पे नजदीक नजदीक पे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हमें ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी सेम आवेश होंगे, अगर प्लस प्लस हैं तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं, माइनस माइनस हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हैं, जब हमने उनको नजदीक नजदीक रखा है तो एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। तो वही चीज हमको इसमें लिखनी है कि एक जैसे आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अलग अलग आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश के योज्यता का गुण। आवेश के योज्यता का गुण। अब इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास ये कोई एक वस्तु है कि बॉडी है, अब इस पे बहुत सारे आवेश हैं। Q1 जो है 5 कूलम होता है आवेश का मात्रक। ये हो गया Q2, ये हुआ Q2 जो मान के चलो कि -4 कूलम है, और ये हो गया Q3 जो 2 कूलम है, और एक Q4 भी ले लेते हैं जो -3 कूलम है। अब हमको अगर ये बताना होता कि इस वस्तु में अब टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है, तो हम कैसे बताते? हम इसमें लिखते कि टोटल आवेश जो होगा वो जितने भी इसमें आवेश हैं उनका हम लोग बीजगणितीय योग करेंगे। कहने का मतलब है उनको उनके चिन्हों के साथ रख करके हम लोग जोड़ेंगे। तो Q जो होगा, टोटल आवेश जो Q है वो होगा इसमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो इसमें जो Q1 की वैल्यू है वो तो 5 है, 5 कूलम, प्लस Q2 की वैल्यू -4 है, तो मैं इसमें -4 रख देता हूं, और जो Q3 है वो +2 है, +2 के साथ रखो, और जो Q4 है वो -3 है, तो -3 रखा मैंने। तो ये जो वैल्यू आएगी 5, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 2 3 में से फिर 3 पूरा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 0। तो इसमें टोटल आवेश यदि मैं बात करूं तो 0 है। 0 कैसे निकाला हमने बीजगणितीय योग करा। तो यही आवेश की योज्यता का गुण है कि किसी भी वस्तु पर जब आपको टोटल आवेश निकालना होता है तो आप जितने भी उसमें आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग कर दो। जिस भी सिंबल के साथ वो आवेश दिया हुआ है उसको उस सिंबल के साथ जोड़ दो। तो ये होता है आवेश की योज्यता के गुण में। और जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण। आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण, ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज पूछी जाती है। क्वांटिमीकरण का सिद्धांत करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिमीकृत वस्तुएं होती हैं कुछ, वो क्या होती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल लेकर के, अगर हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, हम लोग शॉप में जाते हैं एक बॉल खरीदने के लिए सपोज, तो जब हम बॉल खरीदने शॉप में जाते हैं तो हम लोग उससे कहते हैं कि भैया एक बॉल दे दो, अगर हमें एक चाहिए होती है तो, या फिर 2 बॉल दे दो या 3 बॉल दे दो, कुछ इस तरीके से कहते हैं। तो कुछ चीजें क्या होती हैं कि बिल्कुल फिक्स होती हैं,
उसको हम लोग फिक्स अमाउंट पे ही मांगते हैं, तो वो वस्तुएं क्वांटिमीकृत कहलाती हैं। तो जैसे कि बॉल एक क्वांटिमीकृत वस्तु है, उसको हम लोग 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मांग सकते हैं। हम बॉल को इस तरीके से नहीं मांग सकते कि 1.1 बॉल दे दो या 1.5 बॉल दे दो या 2.5 बॉल दे दो, तो इस तरीके से हम बॉल को नहीं मांग सकते। तो बॉल को हम लोग जब भी मांगेंगे, खरीदने जाते हैं और बॉल को मांगते हैं, तो हम इसी तरीके से बोलते हैं कि भैया हमें 1 बॉल चाहिए, 2 बॉल चाहिए, 3 बॉल चाहिए, इस तरीके से कहते हैं। तो वो एक क्वांटिमीकृत वस्तु भी, एक फिक्स वैल्यू है उसकी, ना उससे वो कम हो सकती, ना वो उसके बीच की हो सकती, 1.1, 1.5 या 2.5 इस तरीके से, ठीक है। तो जो आवेश है वो भी क्वांटिमीकृत वस्तु है, सॉरी क्वांटिमीकृत आवेश, आवेश भी क्या होते हैं, क्वांटिमीकृत होते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मूल आवेश, मूल आवेश क्या था कि किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मूल आवेश। और वो जो मूल आवेश का मान होता है वो एक्सपेरिमेंट करके दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। मूल आवेश का मान कितना दिया गया था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है मूल आवेश का मान। तो अभी हमको चाहिए क्वांटिमीकरण का गुण, आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण। तो आवेश भी एक क्या होती है, क्वांटिमीकृत चीज है, मतलब वो फिक्स वैल्यू में ही हमको किसी वस्तु में पाई जाएगी। जैसे कि बॉल का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था। तो क्वांटिमीकरण का गुण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी में संभव है, ठीक है। तो जैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वो तो या तो E हो सकता है, मूल आवेश, क्योंकि सबसे छोटा आवेश क्या होता है किसी वस्तु पर पाया जाने वाला, मूल आवेश, जिसको E से दिखाते हैं, या फिर वो 2E हो सकता है, या फिर वो 3E हो सकता है, या फिर वो 4E हो सकता है, इस तरीके से चल सकता है। वो बीच की चीज नहीं होगी, 1.1, 1.5, 2.2, 2.5 इस तरीके की चीज नहीं होगी। तो हम वही की चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण या सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश संभव है वो क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मूल आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो अगर मैं इसके लिए इससे फॉर्मूला बनाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे, किसी वस्तु पर जो आवेश संभव है उसको Q मान लो, और वो E तो है ही है, और इसके सामने मैंने मान लिया N क्या है, देखो E के सामने 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो N यही चीज पूर्णांक संख्या को दिखा रहा है। N किस संख्या को दिखा रहा है, पूर्णांक संख्या को। N की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 इस तरीके से, सो ऑन, कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन 1.1, 1.5 या 2.1, 2.5 इनके बीच की वैल्यू नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आवेश भी क्वांटिमीकृत चीज है, वो बिल्कुल फिक्स अमाउंट पे पाया जाएगा, ठीक है, जो बॉल का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। तो आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश संभव है वो हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये देखो, ये रहा मूल आवेश, और पूर्ण गुणज मतलब ये पूर्णांक संख्या है N, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ये रहा आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण, और ये रहा उसका फॉर्मूला Q = Ne। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको थ्योरी सिर्फ बता रहा हूँ, थ्योरी की जो आपको नोट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर में भी, कि जो भी आपको थ्योरी की जो मेरी नोट्स मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके PDF का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिखने में अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये आवेश के क्वांटिमीकरण का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्योरी भी पूछी जा सकती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अब चौथी जो प्रॉपर्टी है, चौथी और लास्ट, आवेश के संरक्षण का गुण। आवेश के संरक्षण का गुण, अब ये क्या कहता है, आवेश के संरक्षण का गुण क्या बताता है कि भैया या ना तो हम किसी आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। हम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, यही है आवेश के संरक्षण का गुण। जैसा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हम लोग पिछली क्लासों में अपनी छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, सेम वैसे आवेश संरक्षण का गुण भी है कि हम किसी भी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, बस हम उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में यदि हम बोलना चाहें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो ये क्या, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो नियत रहता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सोच लो ये एक डिब्बा मैंने बनाया जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे आवेश ले लिए, 3 आवेश ले लेता हूँ। Q1 इसकी वैल्यू ले लो सपोज 2 कूलम है, Q3
इसकी वैल्यू ले लो 3 कूलम है, और ये Q2 और ये हमारा रहा Q3, इसकी वैल्यू ले लो -4 कूलम है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस डिब्बे को बहुत जोर जोर से हिला दिया ऐसे करके, ठीक हो गया। अब जब इस डिब्बे को मैंने हिलाया, हिलाने के बाद क्या होगा, आवेश तो इधर उधर हिले होंगे इसके, तो Q1 जो था वो 2 कूलम, ओके। अब Q2 जो है वो 3 कूलम, Q2 हो गया मेरा, सोच लो 1 कूलम। अब मुझे बताना है Q3 कि ये जो वैल्यू है मेरी Q3 कितनी होगी। निकाय दोनों सेम है, ये निकाय और ये निकाय बिल्कुल सेम है। पहला निकाय था जिसमें Q1 2 कूलम, Q2 3 कूलम और Q3 -4 कूलम था। मैंने क्या करा, इस डिब्बे को, इस निकाय को जो कि चारों तरफ से बिल्कुल बंद था, आवेश इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, मैंने बहुत जोर जोर से उसको हिलाया। हिलाने के बाद मैंने फिर से वो डिब्बा रख दिया जो चारों तरफ से बंद था, तो इसके आवेश तो बाहर निकले नहीं होंगे, तो जो Q1 की वैल्यू रह गई अब 2 कूलम रह गई, इसी के अंदर हिले हुए हैं वो, तो Q2 की वैल्यू 1 कूलम रह गई। अब Q3 मुझे बताना है कि कितना है, तो इसके लिए हम लोग आवेश संरक्षण का गुण यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आवेश संरक्षण का गुण हमको क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों निकाय क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसे निकाय हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनका, क्योंकि इनका आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखो Q1 + Q2 + Q3, इस डिब्बे का इसको डैश डैश मान लो, Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। इस डिब्बे में जो टोटल आवेश थे वो इस डिब्बे में उतने ही आवेश रहेंगे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, क्योंकि ये तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये निकाय सेम था, तो आवेश इसके क्या रहने वाले, नियत रहने वाले हैं। जितना आवेश इसमें होगा उतना आवेश क्या होगा, इसमें भी होगा। तो Q1 की वैल्यू दे रखी थी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी थी 3 कूलम और Q3 की वैल्यू दे रखी थी -4 कूलम। इसके मात्रक को हटा दो यहां से, सिर्फ वैल्यू रखो, इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू दी है 2, Q2 डैश की वैल्यू दी है 1 और Q3 डैश की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये यहां से अगर इसको सॉल्व कर लें, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया, यहां बच गया 1, इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 प्लस Q3 डैश। अब इसको देखो यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, तो ये हो गया 1 और -3 को जब मैं इधर ले आऊंगा पक्षांतर करके, तो -3 इक्वल टू Q3 डैश, तो ये निकल के वैल्यू आई -Q3 डैश। तो जो ये Q3 की वैल्यू होगी ये -2 कूलम होगी, Q3 डैश की वैल्यू होगी -2 कूलम। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो दोनों तरफ आवेश बराबर होंगे बिल्कुल। यहां अगर टोटल आवेश आप निकालो तो 3 2 5, 5 में से 4 गया, 1 बच रहा है, इस डिब्बे में 1 कूलम आवेश बच रहा है। तो यहां भी देखो ऐसे ही बचेगा, 2 और 1 3, Q3 की वैल्यू आई -2, तो 3 में से 2 गया 1। तो दोनों डिब्बों में जो आवेश रहने वाले हैं वो एक जैसे रहने वाले हैं, क्योंकि आवेश क्या होता है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ आवेश की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वांटिमीकरण का गुण, जिसका मैंने आपको बता भी दिया। उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं अब आपके सामने लिखता हूं, उसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं न्यूमेरिकल इसका लिखता हूं, देखो, क्या किसी वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम, C4 कूलम है, ठीक है, का आवेश संभव हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम का आवेश संभव है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जब करना होगा वो आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत लगा करके करना होगा। उसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश संभव होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q = NE, जिसमें E था मूल आवेश, इसमें Q है आवेश और E था इसमें मूल आवेश। और मूल आवेश की वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी। मूल आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद n था पूर्णांक, जो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस तरीके से ये वैल्यू क्या होगी हमारी होगी। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इस वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम का आवेश संभव है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
देखो ये जो हमको दे रखा है 8 × 10⁻⁻18 कूलम, ये हमारे लिए Q का काम करेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले दिया है कोई भी चीज जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो गिवन वैल्यूज होती है उनको लिख लेना चाहिए। तो हमको आवेश दे रखा है, मतलब Q दिया है 8 × 10⁻⁻18 कूलम, और इस फॉर्मूले में हमको पता है कि भैया E मूल आवेश होता है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं इसमें, Q = NE। अब मैं यहां से Q मुझे दे रखा है तो Q की वैल्यू रख दी 8 × 10⁻⁻18, N हमको कुछ नहीं पता, N को रहने दो ऐसे ही। E की वैल्यू मूल आवेश है, तो मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इस वाले को उठा करके इसके नीचे ले आओ, क्योंकि यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 8 × 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 = N। अब देखो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा, 16 पंजे 80, 5 × 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगी तो 10⁻+19 हो जाएगी। तो ऊपर दोनों पावर को सॉल्व करेंगे तो 10 सिर्फ 10⁻1 बचेगा, ओके। तो n 10⁻1 मतलब 10, 5 × 10 कितना हो गया 50। तो n की वैल्यू आ गई 50। और हमने ये पढ़ा था कि n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 50 भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसका मतलब है कि इस वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम का आवेश क्या है, संभव है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपसे कुछ भी वैल्यू यहां पे रख करके दे दे कि भैया ये वैल्यू, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में कि कोई और दूसरी वैल्यूज भी दे करके आपको पूछ सकता है, तो वो आपके लिए Q का काम करेगा। फॉर्मूला आपको आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत का लगाना है, Q = NE। Q आपको दे रखा था, यहां पे रखना है, N आपको निकालना है। यदि N पूर्णांक संख्या आई तो जो आवेश आपको दे रखा है वो उस वस्तु पर पॉसिबल होगा। यदि N पूर्णांक संख्या नहीं आई तो जो आवेश आपको दे रखा है वस्तु पर वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कौन कहता है, आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत। क्योंकि आवेश एक क्वांटिमीकृत चीज है, वो फिक्स वैल्यू में पाई जाती है, वो पॉइंट्स वगैरह में नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अब कूलॉम के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कूलॉम का नियम, इसको समझेंगे। कूलॉम का नियम, तो जो कूलॉम था, जो कूलॉम जी थे, उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम दिया है अपना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दो आवेश हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने दो बिंदु आवेश किस किस तरीके के दो बिंदु आवेश रखे हैं, ठीक है। तो उससे पहले, इसके नियम में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। सोचो एक बड़ा सा बॉल इस तरीके से रखा हुआ है, इसमें हर जगह इस तरीके से आवेश हैं, तो क्या हमारा ये बिंदु आवेश है? देखते ही बोलोगे कि भैया नहीं, बिंदु आवेश नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बॉल इस तरीके से रखा हुआ है और इस पे आवेश है, तो इसको बोलोगे बिंदु आवेश है? तो हाँ भैया, इसको तो बोलेंगे बिंदु आवेश, क्योंकि बिंदु जैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है, वो बड़ी चीज जो बड़ी सी बॉल रखी है वो भी बिंदु आवेश हो सकता है। अगर आप दो बड़ी बड़ी बॉल को सोचो, एक बड़ी बॉल मेरे पास रखी है और एक बड़ी बॉल आपके पास रखी है, ठीक है। तो एक बड़ी बॉल मेरे पास रखी है और एक बड़ी बॉल आपके पास रखी है, तो वो अगर दो, कहने का मतलब है कि अगर दो बॉलों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, दो बॉलों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, भले ही वो आवेश बहुत बड़ा आवेश ही क्यों ना हो, वो डिपेंड करता है कि बिंदु आवेश कब होगा, वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है दो आवेशों के बीच के। यदि उन दो बड़े बड़े आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो एक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक आवेश मेरे पास रखा है, एक आवेश आपके पास रखा है, तो आप अगर मेरे आवेश को देखोगे दूर से तो आपको मेरा जो आवेश होगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर मैं यहां से आपके आवेश को देखूंगा तो मेरे को भी आपका आवेश बहुत छोटा दिखाई देगा। तो जो बिंदु आवेश होना या नहीं होना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दो आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस पर। यदि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और भले ही वो बड़े क्यों ना हो, तो भी वो बिंदु आवेश कहलाएंगे। और नजदीक में है तो फिर छोटे छोटे आवेश होने चाहिए, तब जाके वो बिंदु आवेश कहलाएंगे। तो जो हमारे कूलॉम जी थे, इन्होंने क्या करा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के लिए इन्होंने नियम दिया। तो इन्होंने क्या क्या कहा, उस चीज को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, डिटेल में इनका नियम पढ़ते हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि मान लो यहां पर एक बिंदु आवेश रखा है +Q1 एक बिंदु पर, और यहां पर एक बिंदु आवेश रखा है +Q2, और दोनों के बीच की दूरी मान लो कि भैया R है, ठीक है। तो इनके बीच में
एक बल कार्य करेगा, ठीक है। ये वाला बल, ये वाला जो आवेश है ये Q1 को इधर की ओर धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जो Q1 है वो Q2 को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो यही बल हमको निकालना है, इनके बीच में लगने वाले ये बल हमको निकालने हैं। ये कूलॉम जी ने इसका नियम दिया। और कूलॉम जी क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि भैया दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है F, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। मतलब Q1 और Q2 के दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा। वो तो इसने पहली चीज कही। और दूसरी चीज उसने क्या कही कि यही जो बल है दो आवेशों के बीच में लगने वाला, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। पहली चीज उसने कही थी कि भैया जो बल F है वो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरी चीज ये कही थी कि ये जो बल है वो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस चीज को अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो ये बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा K, बोलते हैं उसको Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो K यहाँ पे नियतांक आया है, ये K डिपेंड करता है, यह है अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या बोलेंगे इसको, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और क्या होता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो K है ये डिपेंड करता है कि आपने दोनों आवेशों को कहाँ रखा है, माध्यम पर। इसका मान जो होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक हो गया। तो मैं बात करूं, यदि मान लो कि भैया हम आवेश को रख रहे हैं वायु तथा निर्वात में, वायु में और ऐसे जगह जहां वायु ना हो, तो वो होगी निर्वात, वैक्यूम। तो पहली कंडीशन में ले रहा हूं कि जब आवेश कहाँ रखे हुए हैं हमारे, वायु तथा निर्वात में, तो उस केस के लिए जो K की वैल्यू दी एक्सपेरिमेंट करके कूलॉम ने, वो बताया कि भैया ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और जो इसमें एप्सिलॉन 0 है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। और इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 का 8.85 × 10⁻12। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में दी जाती है वैल्यूज, लेकिन तब भी आपको अपने नॉलेज के लिए वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या पता चल गई, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी 8.85 × 10⁻12। और K के लिए वैल्यू बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। तो वायु तथा निर्वात के लिए यदि मैं F का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आ जाएगा, K के जगह अब हमें ये रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और बाकी तो आगे सेम था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया ये वायु तथा निर्वात के लिए आ गया। ठीक हो गया। अब मैं बात करूं यदि माध्यम की, माध्यम में अगर बात करता हूं कि दोनों आवेश हमारे कहाँ रखे होंगे, माध्यम में। तो माध्यम के लिए जो कूलॉम ने K का जो मान दिया वो दिया, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक था K, उसका मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यह है स्मॉल k, इसमें स्मॉल k एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और इस स्मॉल k को कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इसको। तो इस केस के लिए, माध्यम वाले केस के लिए जो F की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, अब K के जगह पे आप ये वैल्यू रख दोगे माध्यम वाले केस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो केस रहा, ये जो फॉर्मूला रहा, ये माध्यम वाले केस के लिए रहा। आपको मैंने K का फॉर्मूला बताया, जो आपको मैंने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये जो मात्रक आया K का, वो कैसे आया इसको देखते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, F का जो फॉर्मूला होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब मुझे K का फॉर्मूला चाहिए, तभी तो मैं K का क्या निकाल पाऊंगा, मात्रक निकाल पाऊंगा। तो मैं अगर यहाँ से K का फॉर्मूला निकालूं तो यहाँ से K का फॉर्मूला आप कैसे निकाल पाओगे बताओ। यहाँ से K का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन
Q1 Q2। अब इसका मात्रक चाहिए तो F का मात्रक होता है न्यूटन, R दूरी है, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 Q2 दोनों ही आवेश हैं तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो दो आवेश हैं तो इसलिए कूलॉम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये किसका मात्रक निकला, अनुक्रमानुपाती नियतांक K, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया आवेश के गुण और कूलॉम का नियम, ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप और कुछ क्वेश्चन करेंगे कूलॉम के नियम से रिलेटेड। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप शर्मा फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको मैं दे दूंगा। धन्यवाद।